दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी है नायाब सपना। मोना ब्याह कर जब से इस कस्बे में आई है वह भिन्न प्रकार के बंधनों से परेशान हो गई है। वह अपने परिवार के साथ भोपाल में कितनी ज़्यादा खुश थी। यों तो उसका परिवार निम्न मध्यम वर्ग का ही कहलाएगा, परंतु सारे लोग लगातार काम करते थे तो किसी प्रकार की कमी कभी भी नहीं थी परिवार में। माँ कपड़े सिलती थी, ब्लाउज सिलने में उन्हें महारत हासिल थी। तीज त्योहारों पर तो इतना काम आ जाता कि घर के कामों में भी उसे हाथ बटाना पड़ता था। वह पढ़ने लिखने में अच्छी थी, घर के कामों में उसका मन कम ही लगता था, परंतु उन दिनों माँ इतनी व्यस्त हो जाती कि वह कॉलेज से आकर सीधे किचन में घुस जाती थी अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए। सब्ज़ी काटती और आटा गूंद देती, इसके बाद चाय भी पीती और तब माँ उठकर सब्ज़ी बघाड़ती, वह रोटियां सेकती। उनकी काफ़ी मदद हो जाती थी। बाबूजी सिंचाई विभाग में क्लर्क थे। उन्हें शाम को घर आते ही भोजन चाहिए होता था। तब तक प्रधान भी अपने बैंक कोचिंग से वापस आ जाता था। वह ग्रेजुएशन करने के बाद कंप्यूटर की दुकान पर भी थोड़ी देर जाता था और वहाँ नौकरी करता था। फिर कोचिंग भी जाता था। संपत्ति के नाम पर 2 कमरों का छोटा सा प्यारा सा मकान है उनका, और पीछे का छोटा सा बाड़ा तो उनके घर की जान है, जहाँ बर्तन मांजते और कपड़े धोने से लेकर घर की बहुत सारी अहम बैठकें तक होती हैं। और उसके नीम और पीपल के दोनों पेड़ों के तो भला क्या ही कहने। प्रधान ने नीम पर एक बल्ब भी लगा दिया था। गर्मियों में वे वहीं भोजन भी करते थे। प्रधान तो चारपाई बिछाकर वहीं पड़ता और कभी कभी सो भी जाता था। माँ सुबह ही चिड़ियों को दाना डालती। वे माँ के तो कंधे पर ही आकर बैठ जाती थी। गौरैया दाना डालने में ज़रा सी देर होने पर ज़मीन पर फुदक फुदक कर कोहराम मचाने लगती। बाबूजी कहते, अरे विमला, आज दाना नहीं दिया क्या? देखो तो कब से नाच रही हैं। कुल मिलाकर उसका घर एक खुशहाल परिवार था। हाँ, नवदुर्गा की बात करना वह भूल गई। वह पूरे 9 दिन गरबा करने जाती थी अपने भाई प्रधान के साथ। कभी कभी तो साथ में माँ भी चली चलती थी। विवाह से पहले की जिंदगी स्वतंत्र किंतु संतुलित थी और वह काफ़ी खुश थी वहाँ। पूरे परिवार की देखभाल माँ ने ही की थी। उन्होंने ही दोनों बच्चों को यह शिक्षा दी थी कि यहाँ वहाँ समय व्यर्थ ना करें, बल्कि इसके बदले कुछ भी सकारात्मक करें। परिणाम हमेशा बेहतर ही होंगे। यही कारण है कि मोहल्ले में दोनों भाई बहन सबसे अच्छे बच्चों में गिने जाते हैं। बाबूजी का मौन समर्थन माँ की प्रत्येक बात को रहता। वह मायके के खुशनुमा माहौल से ससुराल के दम घोटू वातावरण में आ गई थी। जेठ जी खांस रहे थे, इसलिए नहीं कि उन्हें खांसी हुई थी, बल्कि इसलिए कि वे उसे आगाह कर रहे थे कि सिर पर पल्ला ओढ़ ले। यहाँ के घर में 3 कमरे हैं, आगे लंबा बरामदा और पीछे एक छोटी पट्टी जिसमें बमुश्किल कपड़े सुखाए जाते हैं। बर्तन भी रसोई घर में ही मंजते हैं। एक कमरा सासू माँ का, दूसरा जेठ जेठानी का और तीसरा उसका व पति मदन का, जिससे उसकी मुलाकात केवल रात में ही होती थी। उसे घर की बनावट से कोई सरोकार ना था। यों भी यहाँ संपन्नता थी। परिवार का समाज में काफ़ी अच्छा खासा सम्मान था, फिर भी उसका दम घुटता था यहाँ। वह सुबह 5 बजे उठती, घर में झाड़ू लगाती, फिर सबकी चाय बनाती। अपनी चाय वह अपने कमरे में ही लाकर पीती थी, क्योंकि सासू माँ का फरमान था कि ससुर व जेठ के सामने कम से कम निकला करो, उनके सामने आने की ज़रूरत नहीं है। सामने जाना भी हो तो घूंघट डालकर जाओ, वरना अपने कमरे में भी बैठे रहो।
अपने कमरे में भी बात इतनी धीमी करो कि वे लोग ना सुन पाएं। कभी पति से कहती कहीं घूमने चलो, तो वे कहते भैया आज तक भाभी को लेकर कहीं नहीं गए, अच्छा लगेगा क्या ऐसे में कि मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊं। एक किराने की दुकान से ही तीनों जुड़े थे, जो कस्बे में सबसे बड़ी कहलाती थी। सारा किराना वहीं पर मिल जाता था। इसका बड़ा गुमान भी था सारे परिवार को। जेठानी सुमन अवश्य उसका दर्द समझती थी, पर उससे क्या होगा भला। उसकी स्थिति और भी दयनीय थी। 2 बच्चे थे उसके, 10 बरस का अंकित और 5 बरस की अंकिता। फिर भी पति व परिवार की इच्छा के कारण तीसरा बच्चा गर्भ में था। उसका स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं था। चुपचाप घर के काम में लगी रहती। वह उस समय को कोसती जब उसने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। मदन और उसकी मम्मी आए थे उसे देखने। मदन आकर्षक था, लंबा था, उसकी गहराई लिए आंखें उसे भा गई थी। बस फिर उसने कुछ नहीं देखा था। बीएससी फाइनल की परीक्षा एक दिन पहले ही समाप्त हुई थी। उसके बाद उसका रिश्ता आ गया था। माँ बाबूजी को लगा यहाँ तो हमेशा पैसे का गुणा भाग ही होता रहता है, बेटी संपन्न घर में जाएगी तो सुख पाएगी। फिर भी वे उसकी राय पूछना नहीं भूले थे। वह तो फिदा हो गई थी, सो ना का मतलब ही ना था। और लड़के वाले, उन्हें तो पढ़ी लिखी लड़की मिल रही थी। भोपाल में ससुराल है और माँ बाबूजी ने बता दिया था कि एक ही बेटी है, सम्मान से विदा करेंगे, उससे कम बिल्कुल नहीं। उनका इशारा दहेज की ओर था। यों तो वर पक्ष ने कोई मांग नहीं रखी थी, पर होने वाली सासू माँ प्रसन्न हो गई थी पढ़ी लिखी बहू को देखकर। लक्ष्मी की माया अद्भुत है, इसके आकर्षण से बचना बिल्कुल असंभव है। बस फिर क्या था, छठ मंगनी पट ब्याह हो गया। वह अपने सपनों के राजकुमार को मन में बसाकर खुशी खुशी यहाँ आ गई थी। यहाँ की असलियत यहाँ आकर ही पता चली। यद्यपि परिवार के सभी सदस्य बहुत ही अच्छे थे, स्वभाव से बुरे बिल्कुल नहीं थे। बस सारा काम पुरानी मान्यताओं का था, जिनसे प्रत्येक सदस्य जकड़ा हुआ था। मोना ठहरी प्रगतिशील परिवार की बेटी, और यही उसकी घुटन का कारण भी था। जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी, जीने का मज़ा बिल्कुल नहीं था इस परिवार में। जेठानी का बेटा अंकित 5वीं कक्षा में और बेटी अंकिता 1ली कक्षा में कस्बे के एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते थे। कभी कभी वे दोनों उसके कमरे में आकर होमवर्क किया करते थे। पहले तो उसे बहुत बुरा लगा कि इस कमरे पर भी उसका अधिकार नहीं है, यह भी 2 पल सुकून के बिना बिता नहीं सकती। एक दिन अंकित ने उससे एक प्रश्न पूछा। उसने उसे अच्छे से समझा दिया। अब तो जब भी कुछ समझ में नहीं आता तो वह उसी से पूछ लेता था। उसे भी मज़ा आने लगा उसे पढ़ाने में। पढ़ने लिखने में उसकी रुचि हमेशा से ही रही है। अंकिता भी अपनी गणित और अंग्रेज़ी की किताबें लेकर वहीं आ जाती थी। धीरे धीरे वह दोनों को दोपहर के खाली समय में पढ़ाई कराने लगी। प्रतिदिन उन्हें पढ़ाने लगी। उनका गृह कार्य तो कराती ही साथ में आगे का अभ्यास भी करा देती। उनका पढ़ाई का स्तर बढ़ने लगा। शिक्षक भी उनकी उन्नति देखकर आश्चर्यचकित थे। वे दोनों अपनी कक्षाओं में पढ़ाई में सबसे आगे होने लगे, अब अव्वल आने लगे। एक दिन गणित की अध्यापिका ने अंकित से पूछ ही लिया इसका कारण। जब उसने चाची मोना का नाम लिया तब वे भी खुश होकर उसकी प्रशंसा करने लगी। सभी बच्चे अंकित जैसा बनना चाहते थे, परंतु उन्हें कौन पढ़ाता। आशीष और रौनक की मम्मी आ ही गई आखिर उनके घर पर और साधना से अपने बच्चों को पढ़ाने का आग्रह करने लगी। लेकिन तभी उनकी सासू माँ वहाँ आ गई। सासू माँ को
बहुत गुस्सा आ गया। बोली, घर के काम कौन करेगा फिर? हमें बहुओं की कमाई नहीं खानी, बिरादरी में नाक कट जाएगी हमारी। वे अपना सा मुँह लेकर लौट गई थी। वह चुप रह गई और किसी से कुछ नहीं कहा। दिल तो चाह रहा था कि शायद यही एक रास्ता है अपनी बेरंग ज़िंदगी में रंग भरने का, पर बोले तो बोले किसको? वह बोली तो बवाल हो सकता है। उसे पिता की याद आई, पर उनसे बात करना बेकार है। माँ के सामने उनके मुंह पर ताला लग जाता है। वह सपनों में खो गई। वह बाहर बरामदे में ट्यूशन पढ़ा रही है। बैठने का स्थान कम पड़ रहा है। सासू माँ उसे प्यार से निहार रही हैं। महीने की एक मोटी रकम वह कमा रही है। तभी अंकित व अंकिता अपना स्कूल बैग लेकर उसके कमरे में आ गए। आज उसका मूड थोड़ा सा उखड़ा हुआ था। वह सासू माँ के रूखे व्यवहार से दुखी थी। नहीं पढ़ाने देना था तो ठीक था, पर व्यवहार तो अच्छा करना था। मना तो नम्रता से भी किया जा सकता है, उसमें ऐसे उल्टे सीधे बात करने की भला क्या बात थी? मोना को उसके मन की हलचल पता थी। वह भी बच्चों के पीछे पीछे आ गई। वह अपने मन की व्यथा उन्हें बताने लगी। आप ही बताओ दीदी, अंकित के दोस्तों को पढ़ा देती तो भला क्या हो जाता? कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? वैसे भी घर का काम तो मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ, बाद में तो मुझे वक्त ही वक्त होता है। चलो यह बात आई गई हो गई। दिन पर दिन निकलने लगे। वह भी इस बात को भूल गई थी। घर के दोनों बच्चों को पढ़ाना बदस्तूर जारी रहा। बच्चे सभी टेस्ट में प्रथम आने लगे। दोस्त मन ही मन सोचते कि काश हमारे पास भी ऐसी चाची होती जो हमें पढ़ा दिया करती। मुख्य परीक्षा में दोनों बच्चे कक्षा में प्रथम आए थे। सारा परिवार खुश था। सुमन ने सबसे पहले मोना को ही मिठाई खिलाई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह दीपेश की मम्मी आ गई। छुट्टियों में अपने बच्चों को पढ़ाने की जिद करने लगी। मोना ने स्वयं ही उन्हें मना कर दिया। ससुर जी नहाकर तभी बाहर निकले और सारी बातें सुनने लगे। फिर तैयार होकर दुकान पर चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह सासू माँ उसके रूम में ही चाय ले आईं। वह डर गई कि आज चाय पता नहीं पसंद आई या नहीं आई, कि पता नहीं क्या कारण है। अभी तो चाय लेकर ही गई थी। आकर बोली, बहू तुम ट्यूशन पढ़ाना चाहती हो क्या? तुम्हारे ससुर जी कह रहे थे कि वह यदि चाहती है तो बच्चों को भले पढ़ाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वह अपनी खुशी रोक नहीं पा रही थी। माँ क्या कह रही हैं आप? सच में बाबा जी ने ऐसे कहा मैं पढ़ा सकती हूँ बच्चों को? हाँ बहू, योग्यता को सामने आना ही चाहिए। पढ़ाना जानती हो तो फिर पढ़ाओ, इसमें कौन सा गुनाह है? वह सासू माँ के गले से लिपट गई। आँखों में छिपा सपना फिर से चमकने लगा। मेरा और केवल मेरा नायाब सपना जो आखिर पूरा हो ही गया। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको यह नायाब सपना? अगर ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर लाइक, शेयर